हेलो एवरीवन, ऑडियो क्लियर है सबका? ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, है ना। तो सेम टाइप का फंक्शन आप लोगों ने 11th में भी पढ़ा था, ठीक है ना। आपको याद होगा कि 11th में भी हमने स्टार्टिंग यहीं से किया था, सेट्स पढ़ा था, फिर हमने रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा था। तो वहाँ पे जो पढ़ा था उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस कुछ भी नहीं है। वहाँ पे एक्चुअली में हमने जो पढ़ा था वो सब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था, ठीक है। आपको याद होगा कि वहाँ पे जब हमने ये चीज़ पढ़ना स्टार्ट किया था तो मैंने आपको रिलेशन के बारे में बताया था, और रिलेशन में कैसे हम रेंज, डोमेन, है ना, कोडोमेन वगैरह सब कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो कोड रेंज और डोमेन के बारे में हम लोगों ने डिटेल में 11th में पढ़ा था। उसके बाद हमने उसी में कुछ कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, जो क्या था, 1 ऑन 2 इनटू इस टाइप के फंक्शंस थे, है ना। तो उसी सब में हमें वही सब चीज थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना और थियोरेटिकली पढ़ना है ना। तो वहां पे जो भी फंक्शन था उसका हमें बेसिकली ग्राफ पता था, या तो आप ग्राफ किसी भी तरीके से ड्रॉ कर पाते थे, है ना, या फिर किसी तरीके से आप उसको रिप्रेजेंट कर पाते थे किसी भी तरीके से, है ना। तो हम लोगों ने 11th में जो पढ़ा था वो सब बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था, है ना। सब कुछ को हम लोग ग्राफ में प्लॉट करके देख पा रहे थे। अब जो चीजें हमारे पास आएंगी वो एक्चुअली में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। तो यहाँ पे आपको जो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वो सब बेसिकली थ्योरेटिकल होगा, है ना। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा अपना लॉजिक डेवलप करना है कि कैसे हम इस चीज को डिफाइन कर सकते हैं और सामने वाले को समझा सकते हैं विदाउट ग्राफ प्लॉट किए हुए, ठीक है। तो इस वाले पार्ट में हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं रिलेशन से, ठीक है। तो रिलेशन के बारे में आपको मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूं। ऑलरेडी आपको पता होगा कि रिलेशन क्या होता है, दो सेट के बीच में डिफाइन होता है ना। तो ऑलवेज रिलेशन इज डिफाइंड बिटवीन टू सेट्स। तो दो सेट्स अगर हमारे पास होते हैं, सेट ए और सेट बी, ठीक है, आपको ये सब याद होगा। और सेट ए में कुछ एलिमेंट्स होते हैं, सेट बी में कुछ एलिमेंट्स होते हैं, है ना। और इस एलिमेंट्स के बीच में जो रिलेशन होता है ना, एलिमेंट्स आपस में जिस तरीके से रिलेटेड होते हैं, किसी भी तरीके से हो सकते हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एक रिलेशन बोलते हैं, है ना। और रिलेशन में हमने पहली चीज जो देखी थी वो क्या सीखा था कि इस वाले पार्ट में दो सेट को हम आपस में ए क्रॉस बी कैलकुलेट कर सकते हैं, याद होगा आपको। और ए क्रॉस बी हमने कैसे कैलकुलेट किया था, एक्स कॉमा बी सच दैट एक्स बिलोंग टू ए एंड वाई बिलोंग टू बी, ठीक है। और वैसे ही अगर हम रिलेशन सेट को डिफाइन करें तो रिलेशन सेट क्या होता है, ये भी एक्स कॉमा वाई फॉर्मेट का ही होता है, लेकिन यहां पे हमें एक डेफिनेशन लिखा होता है ना, जो एक्स और वाई में किस टाइप का रिलेशन है, ठीक है। तो यहां पे मैं एक्स आर वाई लिख रहा हूं, मतलब क्या हो गया कि एक्स रिलेटेड टू वाई, और इस एक्स और वाई में जिस टाइप का भी रिलेशन होगा उसको हम इसी तरीके से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब देखो, और यहां पे जो x होता है वो किसको बिलोंग करता है, पहले वाले सेट को, और b y जो होता है वो किसको बिलोंग करता है, दूसरे वाले सेट को, है ना। तो अब ये x r y कुछ भी हो सकता है, आपने 11th में किया था y इक्वल टू एक्स दे सकता है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इस टाइप से कुछ भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है जैसा क्वेश्चन में गिवन होगा उस टाइप से हम इसको लिख पाएंगे, ठीक है। यहां पे जो ये r होता है, ये r क्या कहलाता है, r हमारा रिलेशन सेट कहलाता है ना। और रिलेशन सेट का जो आपके पास एलिमेंट्स होगा, है ना, इसका जो एलिमेंट्स होगा वो किस टाइप का होगा, ये x कॉमा वाई फॉर्मेट का होगा। और ये एक्चुअली में क्या होता है, अपने आप में एक ऑर्डर्ड पेयर होता है ना। तो ये सब चीज आपने पढ़ा होगा 11th में, ये क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर होता है। तो यहां पे जो आपका एलिमेंट होगा वो इस तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा कि कैसा ये रिलेशन है, ठीक है। तो अभी तक हमने जो भी सेट वगैरह डिफाइन किया था वो सब सेट हमने किसके बीच में डिफाइन किया था, दो गिवन सेट के बीच में डिफाइन किया था, है ना। तो दो डिफरेंट सेट्स के बीच में क्या क्या टाइप का रिलेशन होता है वो सब हमने वहां पे देखा था। अब जो हम यहां पे डिफाइन करने वाले हैं वो एक्चुअली में हम किस में डिफाइन करेंगे, सेम सेट का उसी सेट के रिलेशन, उसी सेट के एलिमेंट से रिलेशन, ठीक है। तो यहां पे जो हमारे पास रिलेशन गिवन होगा
है ना, इस क्लास में, इस क्लास 12th में जो आपके पास रिलेशन गिवन होगा, है ना, तो रिलेशन के लिए हमारे पास जनरली 2 सेट गिवन होता है, तो यहाँ पे भी 2 सेट के बीच में ही रिलेशन होता है, लेकिन अब जो हमें रिलेशन होगा वो गिवन सेट से गिवन सेट के बीच में ही रिलेशन होगा, और दोनों सेट यहाँ पे क्या होगा, सेम टाइप का सेट होगा, है ना। तो इसको हम किस तरीके से पढ़ते हैं, रिलेशन आर इज अ डिफाइन, और रिलेशन आर इज डिफाइन इन अ सेट ए, तो इसको हम किस तरीके से पढ़ते हैं, रिलेशन आर इज डिफाइंड इन सेट ए। ठीक है, तो यहां पे लैंग्वेज पे थोड़ा सा हमें ध्यान देना है कि जनरली क्या होता था कि हमारा रिलेशन किस तरीके से लिखा हुआ होता था, हमें इस तरीके से लिखा होता था कि आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, लेकिन अब यहां पे देखो लैंग्वेज क्या बोल रहा है, रिलेशन आर इज डिफाइंड इन सेट ए। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई मतलब लिखा है, इसका मतलब जो हमारा सेट है वो किसके बीच में डिफाइन है, रिलेशन तो ऑब्वियसली 2 सेट के बीच में ही होता है, लेकिन यहां पे दोनों सेट क्या है, हमारा सेम सेट है, सेम टाइप का ये चीज सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो अब जैसे मैं एक सेट ले लेता हूं, आपको एग्जांपल के थ्रू अगर मैं आपको बताऊं, है ना, आप लोगों ने, बहुत लोगों ने एडवांस मैथ्स ले रखा होगा 10th में, तो आपको ये सब आइडिया मिल रहा होगा कि जैसे मैं एक सेट ले रहा हूं, ए इज अ कलेक्शन ऑफ बॉयज स्टूडेंट्स, है ना, फ्रॉम स्कूल ए। ठीक है, और सम स्कूल है, फ्रॉम अ स्कूल, कोई एक स्कूल है, वहां से जितने भी स्टूडेंट्स हैं, और कौन से स्टूडेंट, बॉयज स्टूडेंट, तो मैं सारे बॉयज स्टूडेंट का एक क्या बना रहा हूं, कलेक्शन बना रहा हूं। तो यहां पे जो हमारा सेट ए है वो क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज है। ठीक है, और मैं एक एक रिलेशन यहां पे डिफाइन कर रहा हूं, रिलेशन ऑब्वियसली किस में डिफाइन होगा, रिलेशन आर इज डिफाइंड इन सेट ए। ठीक है, तो इन सेट ए का मतलब क्या होगा कि हमारा रिलेशन जो डिफाइन है वो किसके बीच में डिफाइन है, सेट ए से सेट ए के बीच में ही डिफाइन है। ठीक है, और यहां पे देखो रिलेशन सेट किस तरीके से डिफाइन है, तो यहां पे मैं रिलेशन सेट R1 को डिफाइन कर रहा हूं। ठीक है, R हमारा पास डिफाइन है, इसको मैं पहला सेट मान लेता हूं, पहला, यहां पे x और y के बीच में रिलेशन डिफाइन है, ऑब्वियसली रिलेशन है तो 2 एलिमेंट तो होगा ही, है ना, 2 एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, तो x और y है, और x और y के बीच में क्या रिलेशन है, x इज द सिस्टर ऑफ y, है ना, और x और y यहां पे दोनों किससे बिलोंग करेगा, सेट ए से बिलोंग करेगा। ठीक है, और रिलेशन सेट में दूसरा एक बना रहा हूं, x, y सच दैट हाइट, डिफरेंस ऑफ हाइट बिटवीन टू स्टूडेंट्स x एंड y। ठीक है, और इस डिफरेंस को मैं क्या ले रहा हूं, मॉड में ले रहा हूं, और इसको मैं बोल रहा हूं ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है कि नहीं, और x और y यहां पे फिर से किसको बिलोंग कर रहा है, सेट ए को बिलोंग कर रहा है। तो यहां पे देखो 2 टाइप के मैंने एक सेट डिफाइन किया। ठीक है, अब इस दोनों सेट को अगर आप देखोगे तो ये एक्चुअली में आपको क्या बताएगा, ये सेट आपको क्या बताएगा कि ये जो सेट है हमारा, ये सेट में पहले वाले सेट में अगर कोई हमसे एलिमेंट पूछता है कि पहले वाले सेट में मुझे एलिमेंट्स बताओ क्या होंगे, ठीक है, तो आप क्या बताओगे एलिमेंट्स, तो पहले वाले सेट के लिए अगर आपको एलिमेंट्स बताना है, तो क्योंकि जो हमारा सेट डिफाइन है, देखो सेट हमारा कैसे डिफाइन है, कलेक्शन ऑफ ऑल दी बॉयज, तो उसमें दोनों सेट के बीच में इस टाइप का कुछ रिलेशन होगा क्या, कोई रिलेशन नहीं होगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस सेट में कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है। क्लियर है, और जो दूसरा एलिमेंट है, दूसरा रिलेशन है हमारे पास, वो रिलेशन क्या बोल रहा है, डिफरेंस ऑफ हाइट बिटवीन 2 स्टूडेंट्स x एंड y, x और y कोई सा भी 2 स्टूडेंट चूज कर लो, उसका हाइट मेजर करो, और उसके हाइट का अगर आप डिफरेंस लोगे
तो वो ऑब्वियसली क्या आएगा, ऑब्वियसली क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही आएगा। तो यहां से जो आपका सेट बनेगा उस सेट में कितने एलिमेंट होंगे, उतने ही एलिमेंट होंगे जितने एलिमेंट हमारे पास सेट ए क्रॉस ए में है। ठीक है, तो इस दोनों टाइप के, इस वाले में, पहले वाले में देखो ये कौन सा सेट है, इस कौन सा रिलेशन है, इसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, ये क्या है, एम्प्टी रिलेशन। और एम्प्टी रिलेशन को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, इफ नो एलिमेंट ऑफ सेट इज, लिख लो, अ रिलेशन सेट ए। ठीक है, ये सब कभी कभी डेफिनेशन पूछ लेता है बोर्ड के एग्जाम में, बाकी आपको मतलब पता ही है। इन एनी, इफ रिलेशन आर, और रिलेशन आर इन सेट ए, है ना। ये लाइन क्या डिफाइन कर रहा है, ये लाइन डिफाइन कर रहा है कि आपका सेट कहां से कहां तक के बीच में डिफाइन है, इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। ठीक है, यहां पे पूरा काम हमारा थ्योरेटिकल होगा, तो एक एक वर्ड को, लाइन को समझना है कि एक एक लाइन का क्या मतलब है। तो ये लाइन हमें क्या डेफिनेशन देता है कि रिलेशन सेट हमारा ए से ए के बीच में डिफाइन है, इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन इफ no element of set A, no element of set A is related to any element of set A। ठीक है, सेट A का कोई भी एलिमेंट उसी के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, और दूसरा इसी में क्या होगा, दूसरा रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, दूसरा रिलेशन हमारा हो जाएगा यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, तो यूनिवर्सल रिलेशन हम किसको बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। तो सेकंड वाला आपको दिख रहा है, सेकंड वाला जो एग्जांपल है वो क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन का है। इसका मतलब क्या होगा कि सेट, उस सेट का हर एक एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट से रिलेटेड ही है ना। रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन, सॉरी, इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन, इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन if every element of set A, every element of set A is related to every element of set A। ठीक है, एम्प्टी रिलेशन में आपको ये चीज दिख रहा होगा कि एम्प्टी रिलेशन में हमारे पास तो फाई होगा, है ना, और ये किसका सबसेट होता है, ए क्रॉस ए का ही सबसेट होता है ना। और दूसरे वाले में जो आपके पास रिलेशन आएगा, है ना, वो रिलेशन क्या होगा, ये आपका रिलेशन आर है, और यहाँ पे जो रिलेशन आर आएगा वो एक्चुअली में किसके इक्वल आएगा, ए क्रॉस ए के ही इक्वल आएगा। ठीक है, इस दो टाइप के रिलेशन को हम एक्चुअली में एक्सट्रीम रिलेशन बोलते हैं, है ना। एक्सट्रीम रिलेशन मतलब कि ये दोनों किसी रिलेशन का एंड पॉइंट होता है, इससे इस तरफ आपके पास कुछ नहीं होगा, इस यूनिवर्सल रिलेशन के उस तरफ कुछ भी नहीं होगा, है ना। तो इन दोनों को हम एक्चुअली में ट्रिवियल रिलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, ट्रिवियल रिलेशन, है ना। तो ये सब वर्डिंग बस ध्यान रखना, वर्डिंग वो कभी कभी यूज कर लेता है, ट्रिवियल रिलेशन, है ना। तो ट्रिवियल रिलेशन मतलब क्या हो गया, एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन, है ना। तो ये जो एंड वाला पार्ट है, एंड पॉइंट का रिलेशन का जो एंड होता है वो एक्चुअली में क्या कहलाता है, आपका ट्रिवियल रिलेशन, है ना। तो ये तो खैर हर एक सेट में पॉसिबल नहीं होगा, है ना, लेकिन ऐसा अगर कभी सिचुएशन आ जाता है तो ट्रिवियल रिलेशन हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें है, इसमें कुछ प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, तो ये दो टाइप का रिलेशन हो गया। एक और टाइप का रिलेशन होता है जिसे हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन।
ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन, आपको पता होगा। और अगर मैक्सिमम लोगों का इसमें शायद एडवांस मैथ्स होगा, है ना, तो एडवांस मैथ्स में आपने ये रिलेशन वहां पे पढ़ा होगा। ठीक है, सेम वही चीज है, हम यहाँ पे इसको समझने का ट्राई करेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा डेफिनेशन पे इस पे ध्यान देना है। ठीक है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन किसको कहते हैं, है ना, तो फिर से इक्विवेलेंस रिलेशन भी कहां पे डिफाइन होता है, अ रिलेशन इन सेट ए। ठीक है, यहां पे भी इक्विवेलेंस रिलेशन भी सेम सेट में डिफाइन होता है, इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन, is called equivalence relation if is called equivalence relation if relation set is called equivalence relation if relation equivalence relation R कर लो, if relation R satisfies the following। ठीक है, और इस फॉलोइंग में क्या क्या है हमारे पास, पहला है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टीज, ठीक है, दूसरा है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ठीक है, और थर्ड है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब अगर कोई आपसे इक्विवेलेंस रिलेशन की बात करे तो इक्विवेलेंस रिलेशन बताने से पहले आपको ये तीन कंडीशन उसको बताना होगा। ठीक है, कि अगर वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं, ट्रांजिटिव है या नहीं। और रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव क्या होता है ना, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव क्या होता है और कैसे ये सब चीजें हम चेक करते हैं, उसके बारे में हम लोग अभी डिटेल में इसको पढ़ेंगे, है ना। तो देखो कि सबसे पहले हम आते हैं रिफ्लेक्सिव पे। तो रिफ्लेक्सिव से आने से पहले हम रिलेशन सेट को एक बार देख लेते हैं। तो इक्विवेलेंस रिलेशन एक्चुअली में क्या होता है, एक रिलेशन होता है जो कहां पे डिफाइन होता है, इन सेट ए डिफाइन होता है। यानी जो आपका रिलेशन है वो कहां से कहां डिफाइन होगा, ए टू ए डिफाइन होना चाहिए। यानी अगर पहली चीज कि अगर कोई आपसे इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करने के लिए बोले तो सबसे पहली चीज हमें क्या उससे मांगना है कि हमारा सेट क्या है ना। आपका सेट जो होता है वो क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए, डिफाइन सेट ए, जिस सेट से जिस सेट के बीच में हमें रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो पहली चीज कि जब भी आपसे कोई बोल दे कि ये रिलेशन है, आप बताओ कि इसका रिफ्लेक्सिव होगा या सिमेट्रिक होगा या ट्रांजिटिव होगा या नहीं, तो वो कोई मीनिंग नहीं रखता है ना, जब तक हमें कोई एक सेट डिफाइन नहीं हो। तो उसी सेट के अंदर हम उसको डिफाइन करते हैं। तो ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। ठीक है, दूसरी चीज, जब आपके पास रिलेशन सेट डिफाइन हो गया हो तो सेकेंड पॉइंट पे हम आएंगे कि आपका रिलेशन एक्चुअली में डिफाइन किस तरीके से है। ठीक है, तो पहले तो हमने ये देख लिया कि हमारा सेट कहां पे डिफाइन है, उसके बाद हम देखेंगे कि डिफाइन रिलेशन आर, कि आपका रिलेशन आर जो है वो किस तरीके से डिफाइन है। तो रिलेशन आर हमें किस तरीके से डिफाइन होता है, एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स रिलेटेड टू वाई, ठीक है, और x बिलोंग टू ए, y बिलोंग टू ए। ठीक है, तो ये चीज आपने पहले पढ़ा होगा तो आपको ये चीज समझ में आ रहा है। तो ये रिलेशन होता है, इसमें ये एक्चुअली में रोस्टर फॉर्मेट में इसी चीज को सिंबल के फॉर्मेट में इस तरीके से भी लिखा जाता है ना, x रिलेटेड टू y। ठीक है, और यहां पे x और y में क्या रिलेशन है आप वो चीज यहां पे लिख दो। ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम पे मैं यही मेथड यूज करूंगा जब तक अगर हमारे पास रोस्टर फॉर्मेट में है या सेट बिल्डर फॉर्मेट में है। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मेट आपको पता है ऑलरेडी। अगर सेट बिल्डर फॉर्मेट में होता है तो सेट बिल्डर फॉर्मेट में मैं ये वाला मेथड ज्यादा यूज करता हूं। ठीक है, क्योंकि आपको दिख जाएगा कि ये चीज थोड़ा सा क्या होता है, इजी होता है समझना। ठीक ना, तो पहली चीज तो ये हो गई। तो अगर आपको ये रिलेशन दिया हुआ है, अगर रोस्टर फॉर्मेट में है मतलब आप एक एक एलिमेंट को देख पा रहे हो, और अगर एक एक एलिमेंट को देख पाओगे तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्मेट में अगर होता है तो सेट बिल्डर फॉर्मेट में आप थोड़ा सा उसको इस तरीके से लिखो तो क्वेश्चन करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। ठीक है, तो पहली दो चीज तो मैंने चेक कर ली।
थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्या होगा हमारे लिए? थर्ड हमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए डेफिनेशन क्या है? ठीक है, तो ये दोनों बेसिक चीजें हैं। ये जब भी आप कोई क्वेश्चन स्टार्ट करोगे रिलेशन का और पर्टिकुलरली इक्विवेलेंस रिलेशन का, तो ये दो चीजें आपको हमेशा आपके पास होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप बनाओ खुद से क्वेश्चन पढ़ के, है ना, या अगर कोई आपको दे रहा है तो आप पहले ये दो चीजें उससे मांगोगे। तो अब हम आते हैं रिफ्लेक्सिव वाले पार्ट पे कि किसी भी रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव कैसे प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो देखो रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने का तरीका क्या बोलता है और रिफ्लेक्सिव का डेफिनेशन क्या बोलता है। रिफ्लेक्सिव बोलता है कि इफ ए कॉमा ए बिलोंग टू आर, है ना, फॉर ऑल ए बिलोंग टू सेट ए। ठीक है, तो यहां पे दो चीजें आप ध्यान रखो। पहली चीज तो हमारा रिलेशन डिफाइन है कहां से कहां? ए से ए। ठीक है, देखो एक चीज आपको यहां पे पढ़ के ये समझ में आ रही होगी कि डेफिनेशन तो काफी इजी है, ठीक है, लेकिन इसमें गलती कहां पे होती है? गलती ये होती है कि हम डेफिनेशन को सही से नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, यहां पे देखो सेट ए जो डिफाइन है, सेट ए तो हमें ऑलरेडी दिया होगा, गिवन होगा, है ना। उस सेट के ये हर एक एलिमेंट की बात बोल रहा है। ये क्या मतलब होता है इसका? इसका क्या मतलब होता है? फॉर ऑल, है ना, फॉर ऑल ए बिलोंग टू कैपिटल ए, फॉर ऑल ए बिलोंग टू कैपिटल ए, यानी सेट ए में जितने भी एलिमेंट है उन सब का अगर खुद के साथ ही आप पेयर लोगे और अगर वो रिलेशन में लाई कर रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। क्लियर हो रहा है? हमने रिफ्लेक्सिव किसको बोला, समझ में आ गया? जैसे एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं आपको देता हूं कि अगर कोई आपको ये दे दे कि मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया है किसी भी तरीके से, ठीक है, 1,1 2,1, है ना, 3,2 2,2, इस टाइप से मैंने एक दे दिया। अब अगर कोई पूछता कि ये बताओ कि क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा, तो सबसे पहली चीज हम क्या पूछेंगे उससे कि भाई हमारा सेट क्या है। ठीक है, जब तक सेट नहीं पता होगा तब तक हम इसके बारे में कुछ भी डिस्कशन नहीं करेंगे। तो सेट ए मान लो उसने ये दे दिया आपसे कि सेट ए में हमारे पास ये 3 एलिमेंट है। ठीक है, और इसी के एलिमेंट के साथ जो रिलेशन है वो इस तरीके से इसने यहां पे डिफाइन किया हुआ है। ठीक है ना, तो अब देखो कि अगर हमें ये चेक करना है कि ये रिलेशन है रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, तो हमें क्या करना होगा? हमें पहले सेट ए का हर एक एलिमेंट को चूज करना होगा। तो सेट ए का हर एक एलिमेंट क्या है? 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, तो यहां पे देखो फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए कॉमा ए बिलोंग टू आर, है ना, यानी सेट ए का हर एक एलिमेंट आप चूज करो और उसका उसी के साथ ही आप एक ऑर्डर्ड पेयर बनाओ। तो यहां पे कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे? 3 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, क्योंकि 3 ही एलिमेंट है। अब ये तीनों एलिमेंट अगर आपका रिलेशन आर में लाई कर रहा है तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, पहला चेक करो, पहला यहां पे लाई कर रहा है, दूसरा चेक करो, दूसरा लाई कर रहा है, तीसरा चेक करो, तीसरा लाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये जो आर हमें डिफाइन किया हुआ है ये क्या है? रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्लियर हो गया? रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करना है? दिस इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव। क्यों रिफ्लेक्सिव नहीं है? रिफ्लेक्सिव इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें ये वाला एलिमेंट लाई नहीं कर रहा है, क्योंकि डेफिनेशन हमारा यही बोलता है कि ए कॉमा ए आपका रिलेशन आर में लाई करना चाहिए और कौन सा ए हमें चूज करना है? फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए। क्लियर है कि नहीं? अगर आपको इसी में अगर कोई हमें ये रिलेशन बना के दे देता 1,1 2,2 3,3, है ना, 2,3, बाकी एलिमेंट से हमें अभी कोई मतलब नहीं है। रिफ्लेक्सिव के लिए हमें सिर्फ यही चेक करना है। ठीक है, और यहां पे जब आप चेक करोगे तो देखो यहां पे तीनों एलिमेंट हमारे पास अवेलेबल है, तो ये आर हमारा क्या है? रिफ्लेक्सिव है। क्लियर है? ये आर हमारा क्या है? रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को ध्यान देना है आपको हमेशा। अगर आप ये ध्यान नहीं दोगे, डेफिनेशन इसमें सही से नहीं समझोगे, तो हमेशा आप रिफ्लेक्सिव वगैरह में प्रॉब्लम होगी और आपका दिक्कत होगा। ठीक है, तो उस चीज को बस थोड़ा सा ध्यान रखो, बाकी सारा क्वेश्चन आप कर पाओगे। तो रिफ्लेक्सिव मैंने चेक कर लिया। ठीक है, इसी चीज को अगर मैं डेफिनेशन के फॉर्म में आपको बताऊं, ठीक है, तो अगर मैं डेफिनेशन के फॉर्म में लिखता हूं और रोस्टर फॉर्मेट सेट बिल्डर फॉर्मेट में अगर मैं लिखता हूं, तो अगर मान लो आपके पास ए
रिलेटेड टू बी हमें दिया हुआ है, याद होगा आपको, ए रिलेटेड टू बी मतलब क्या था कि जो आपका रिलेशन सेट डिफाइन किया हुआ था उसको मैं किस तरीके से लिख रहा हूं, उसको मैं ए आर ऑफ बी से लिख रहा हूं, ठीक है। और ए आर ऑफ बी यहां पे जो भी लिखा हुआ है वो चीज आप यहां पे रिपीट कर दो क्वेश्चन में, ठीक है ना। ये फर्स्ट पार्ट है। और इसी में अगर हमें सिमेट्रिक चेक करना है तो हमें, सॉरी रिफ्लेक्सिव चेक करना है तो मैं क्या चेक करूंगा, इस बी के जगह पे भी हमें क्या करना है, ए ही पुट करना है, ठीक है। तो इस वाले डेफिनेशन में जहां जहां पे बी है सबके जगह पे ए लिख के फिर से चेक करो, ठीक है। ये सेट आ गया। अगर ये जो यहां जो आपके पास रिलेशन फॉर्म हुआ है, अगर ये रिलेशन इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा तो आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन, ये जो टर्म होगा वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है। तो आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं ये वाला डेफिनेशन आपको यूज करूंगा, क्योंकि इसमें हमें एलिमेंट्स नहीं दिया रहता है, क्या दिया रहता है, सेट बिल्डर फॉर्मेट में दिया रहेगा, ठीक है। तो अगर सेट बिल्डर फॉर्मेट में हो तो मैं ये वाला मेथड यूज करूंगा, और अगर रोस्टर फॉर्मेट में है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, फॉर अ रिफ्लेक्शन ए इज अ कंडीशन ए इज लेस देन बी, नहीं ऐसा कुछ रिलेशन नहीं होता है। रिलेशन फॉर अ रिफ्लेक्सिव ऑफ ए कॉमा बी इज कंडीशन ए लेस देन बी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या है, ये आपका वो नहीं है, ये जो सेट नहीं लिखा हुआ है ना, ये क्या है, ऑर्डर्ड पेयर होता है। अभी जस्ट ऊपर में आपको बताया था मैंने, है ना, ये ऑर्डर्ड पेयर है। यहां पे आप 3,2 लिखो, है ना, 2,3 लिखो, ये सब दोनों क्या है, अलग अलग एलिमेंट है। आपने सेट में रिलेशन में तो किया था ना, रिलेशन में ये चीज किया है हमने। तो रिलेशन में जब आप ए क्रॉस बी निकालते हो, ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव किसी के लिए भी वो कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है ना। आगे हम लोग अभी एग्जांपल करेंगे तो आपको बेटर तरीके से क्लियर होगा। तो इसमें कोई बड़ा या छोटा का कोई मतलब नहीं है ना, लेस देन ग्रेटर देन का कोई मतलब नहीं है, वैसा कुछ कंडीशन नहीं है। क्वेश्चन अगर दिया होगा तो फिर हम उस तरीके से डिस्कस करेंगे उसको, ठीक है। तो अभी पहले ये तीनों डेफिनेशन देख लो, फिर हम कुछ एग्जांपल लेके इसको करते हैं तो आपको समझ में आएगा। तो रिफ्लेक्सिव आपको समझ में आ गया, ठीक है। दूसरा हम आएंगे, नेक्स्ट है हमारे पास सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक कंडीशन। तो सिमेट्रिक कंडीशन का भी एक बार डेफिनेशन देखो, ठीक है। डेफिनेशन यहां पे बार बार मैं डेफिनेशन पे हाईलाइट कर रहा हूं, ठीक है। तो डेफिनेशन आपको अच्छे तरीके से समझना है। मान लेते हैं कि हमारे पास दो एलिमेंट है, ठीक है। देखो सिमेट्रिक का डेफिनेशन क्या बोल रहा है, अभी हम लोग आगे एग्जांपल करेंगे तो आपको वो समझ में आएगा। देख लो, आप लोग खुद से क्वेश्चन करोगे तो आपको खुद क्लियर होगा, ठीक है। अभी मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं किया हूं और उस टाइप का क्वेश्चन मैंने नहीं लिया। अभी मैं ये 3 पार्ट एक बार कवर हो जाता है तो फिर मैं थोड़ा सा डिटेल में और आपको बताऊंगा एग्जाम्पल के टाइम पे, ठीक है। देखो, तो सिमेट्रिक ये बोलता है कि अगर आपके पास दो एलिमेंट ऑलरेडी है, ठीक है, इफ ए कॉमा बी बिलोंग टू आर, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, इफ ए कॉमा बिलोंग टू आर, ठीक है। तो ये बोलता है इंप्लाइज दैट बी कॉमा ए शुड बी बिलोंग टू आर, क्लियर है। और यहां पे ए और बी किसको बिलोंग करेगा, ए और बी तो ऑब्वियसली सेट को ही बिलोंग करेगा, ठीक है। तो देखो यहां पे डेफिनेशन को हम एक बार समझते हैं। डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन बोल रहा है कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग टू आर, है ना, यहां पे इफ कंडीशन लगा हुआ है ना, और आपको इफ कंडीशन पता है कि ये ट्रू होगा तब हमें इस पे जाना है, क्लियर है कि नहीं। तो हमें यहां पे पहले जब भी आप एलिमेंट खोजोगे तो पहले आपका ये कंडीशन ट्रू होना चाहिए, है ना। ये कंडीशन ट्रू होगा तब हम चेक करेंगे कि अगर ये कंडीशन भी ट्रू होता है तब ये सिमेट्रिक कहलाएगा, क्लियर है। जैसे एग्जांपल के थ्रू आप समझो कि मैं एक एग्जांपल यहां पे लिख रहा हूं। जैसे मैंने आर डिफाइन किया आपका 1,1 2,1 3,2, है ना, 2,3 1,2 2,2 और 3,3, ऐसा मैंने कोई एक रिलेशन ले लिया, ठीक है, खुद से मैंने रैंडमली बनाया। कोई मुझे पूछता है कि बताओ इसमें सिमेट्रिक होगा या रिफ्लेक्सिव होगा, क्या होगा, तो हम कुछ भी नहीं बताएंगे। पहले हम क्या पूछेंगे कि भाई मुझे सेट बताओ पहले क्या है।
तो यहां पे उसने सेट डिफाइन नहीं किया था, अब उसने सेट डिफाइन कर दिया। तो अब ये सेट डिफाइन है, तो अब अगर मान लो मैं पहली चीज रिफ्लेक्सिव चेक कर लेता हूं, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या चेक करना होगा, 1,1, 2,2, 3,3, ये तीनों चीजें आपका इसमें लाई करना चाहिए। तो देखो यहां पे 1,1, 2,2, 3,3 लाई कर रहा है। इसका मतलब पहला जो पार्ट है जो अभी हमने ऊपर में किया था रिफ्लेक्सिव वाला, ये क्या है, रिफ्लेक्सिव तो है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव आप चेक कर सकते हो कि ये कंडीशन क्या है, रिफ्लेक्सिव कंडीशन है। तो ये वाला पार्ट तो चेक करना इजी था। हम सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट हमें चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है, ठीक है, सिमेट्रिक है या नहीं है। अब सिमेट्रिक चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले ए कॉमा बी टाइप का एक एलिमेंट आपको इस रिलेशन सेट से उठाना होगा, ठीक है। ए कॉमा बी टाइप का एक एलिमेंट आपको रिलेशन सेट से उठाना होगा। तो मैं एक रिलेशन सेट से एलिमेंट उठा रहा हूं, जैसे देखो ए कॉमा बी टाइप का एलिमेंट आपको यहां पे कहां पे दिख रहा है, ये वाला मुझे एक एलिमेंट दिख रहा है 1,2 का, ठीक है। तो 2,1 बिलोंग टू आर, है ना। तो देखो 2,1 ऑलरेडी इसमें लाइक कर रहा है कि नहीं, 2,b ऑलरेडी इसमें लाइक कर रहा है। तभी हम क्या चेक करेंगे, है ना, ये देखने के बाद हम चेक करेंगे क्या 1,2 बिलोंग टू आर लाइक कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। 1,2 लाइक कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहां पे आप देख सकते हो कि 1,2 भी यहां पे लाइक कर रहा है कि नहीं। तो ये चीज क्या है कि इस एलिमेंट के लिए तो ट्रू है, ठीक है। लेकिन यहां पे देखो साथ में ये भी बोल रहा है कि फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू ए, ठीक है। सारे ए कॉमा बी के लिए चेक करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक एलिमेंट ट्रू हो गया तो इसका मतलब ये रिलेशन हम सिमेट्रिक बोल देंगे, ठीक है। आपको दूसरा एलिमेंट भी अगर ये ट्रू हो गया तो आपको दूसरा एलिमेंट चेक करना पड़ेगा, इसी टाइप का होना चाहिए, ठीक है। अगर दूसरा एलिमेंट नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर एक एलिमेंट, अगर मान लो पहला एलिमेंट मैंने चेक किया और इसी का नहीं मिला होता तो मुझे आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा था आपको कि अगर हमें एक एलिमेंट मिल जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो स्टेटमेंट है वो हमारा क्या है, ट्रू है, ठीक ना। तो यहां पे हमें बस ये चीज ध्यान देना है कि अगर आपका एक एलिमेंट मिल जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें आगे का चेक नहीं करना। लेकिन अगर पहला फॉल्स हो जाता तो हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं थी। तो पहला वाला तो हमने चेक कर लिया कि 2,1 और 1,2 लाइक कर रहा है, ठीक है। हमें यहां पे दूसरा एलिमेंट भी चेक करना पड़ेगा कि क्या ए कॉमा बी फॉर्मेट का है कि नहीं। तो देखो 3,2 भी है ना। तो अगर 3,2 यहां पे लाइक कर रहा है ना, ये लाइक कर रहा है, तब हम चेक कर रहे हैं कि क्या 2,3 भी लाइक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और ये भी हमें दिखाई दे रहा है कि ये भी यहां पे लाइक कर रहा है, क्लियर है। तो ये दोनों चीजें लाइक कर रहा है। अब आप अगर चेक करोगे तो और कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो इसी फॉर्मेट का हो, ए कॉमा बी फॉर्मेट का, ठीक है। तो यहां पे और कोई एलिमेंट इस फॉर्मेट का नहीं है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक बोलेंगे, है ना। तो सिर्फ एक एलिमेंट के बेसिस पे आप इस चीज को डिफाइन नहीं कर पाओगे, है ना। तो इस चीज का आप ध्यान रखना थोड़ा सा कि कैसे ये चीजें बन रहा है ना। तो आपको इस टाइप का हर एक एलिमेंट आपको चेक करना पड़ेगा ए कॉमा बी फॉर्मेट का, क्योंकि डेफिनेशन में क्या बोल रहा है कि फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू ए, है ना। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना, यहां पे भी फॉर ऑल ए है तो ये याद रखना, ठीक है। लेकिन पहले ए कॉमा बी फॉर्मेट का होना चाहिए। अब देखो यहां पे आप अपने मन से कुछ भी नहीं चूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो मैं 1,3 यहां पे नहीं ले सकता हूं, ठीक है। 1,3 का अगर मैं चेक करूंगा तो क्या 3,1 भी नहीं लाइक कर रहा है, तो क्या हमें उसको डिस्कस करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहला कंडीशन बोल रहा है कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग टू आर, है ना। अगर ए कॉमा बी बिलोंग टू आर में है, यहां पे देखो 1,3 आर में लाई ही नहीं कर रहा है, तो इस एलिमेंट के बारे में तो हम बात ही नहीं करेंगे, क्लियर है ना। ये एलिमेंट यहां पे लाई नहीं कर रहा है, इसके बारे में बात करने की जरूरत ही नहीं है। तो पहला कंडीशन ट्रू होगा तब हम सेकंड पे चेक करेंगे, ठीक है। तो आगे आपको और भी ढेर सारा एग्जांपल मिलेगा, तो वहां पे हम इसको फिर से डिस्कशन करेंगे। फिर से वही चीज कि अगर सेट बिल्डर फॉर्मेट में दिया हो, रोस्टर फॉर्मेट में दिया हो, तो आपको एलिमेंट तो दिख जाएगा। अगर सेट बिल्डर फॉर्मेट में दिया हो, ठीक है, तो यहां पे आपका रिलेशन कुछ इस तरीके से डिफाइन होता है, ए कॉमा बी, है ना, और ए और बी के बीच में यहां पे कुछ रिलेशन होगा इस टाइप का।
अगर मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्मेट के टर्म में लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, ए कॉमा बी, और यहां पे ए आर बी, और ए और बी में क्या रिलेशन है मैं वहां पे लिख दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर हमें इसका सिमेट्रिक चेक करना है तो मैं इसी में क्या चेक करूंगा, ए को बी से और बी को ए से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। और यहां पे भी आप ए को बी से और बी को ए से रिप्लेस करके देखो और फिर चेक करो कि क्या ये कंडीशन ट्रू है कि नहीं। अगर ये ट्रू होगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या है, सिमेट्रिक है, ठीक है। ये हमारा क्या है, सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक के लिए मैं ये वाला डेफिनेशन भी यूज करूंगा, कब, जब हमें सेट बिल्डर फॉर्मेट क्या यूज पड़ेगा, तब मैं ये वाला डेफिनेशन आपको यूज करके बताऊंगा कैसे यूज करना है, ठीक है। तो ये दो पार्ट आपका समझ में आ गया होगा। इसी में नेक्स्ट पार्ट में आते हैं जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव फंक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव फंक्शन। और ट्रांजिटिव फंक्शन के लिए हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो ट्रांजिटिव फंक्शन आपका डिफाइन होगा कि यहां पे हमें एक्चुअली में 3 एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो डेफिनेशन देख लो पहले क्या बोलता है, बोल रहा है कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग टू आर, ठीक है, एंड बी कॉमा सी बिलोंग टू आर, ठीक है, दिस इंप्लाइज ए कॉमा सी बिलोंग टू आर, ठीक है। और यहां पे भी जो आपका ए बी सी है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू सेट ए, ठीक है। डेफिनेशन यहां पे फिर से देखो आप, मैं डेफिनेशन को थोड़ा सा और हाईलाइट कर रहा हूं आपको। यहां पे सिमेट्रिक वाले केस में हमें एक ही एलिमेंट चेक करना था, यहां पे इस टाइप का 2 एलिमेंट हमारे पास ऑलरेडी रिलेशन में होना चाहिए, तब हम थर्ड वाले को चेक करेंगे, क्लियर है। अगर ये इस टाइप का एलिमेंट ऑलरेडी है तब हम किस पे जाएंगे, थर्ड वाले पे जाएंगे। और यहां पे भी दोनों एलिमेंट के बीच में रिलेशन देखो कि ये फर्स्ट एलिमेंट का जो सेकेंड वाला पार्ट है वही सेकेंड एलिमेंट का फर्स्ट वाला पार्ट है ना। तो जहां से आपका पहला खत्म हो रहा है वहीं से दूसरा क्या होना चाहिए, स्टार्ट भी होना चाहिए, है ना। तो अगर ये चीज आपका सही होता है तब आप इसको क्या बोल पाओगे कि ये चीज क्या है हमारा, ये चीज हमारा ट्रांजिटिव है, ठीक ना। तो ये इस टाइप का एलिमेंट आपको खोजना है, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि अगर मान लो रिलेशन हमारा डिफाइन है कुछ इस तरीके से, देखो अभी मैं सिर्फ आपको रोस्टर फॉर्मेट के ही एग्जांपल लेके बता रहा हूं, ठीक है। बाकी सारा एग्जांपल हम लोग आगे डिफरेंट एग्जांपल डिफरेंट क्वेश्चंस में आप देखोगे, है ना। शीट में भी आपके पास क्वेश्चंस होगा और बुक्स में भी क्वेश्चंस है बहुत सारे, है ना। तो ये मैं एक रिलेशन आपको डिफाइन करके बता रहा हूं कि एक रिलेशन मान लो इस तरीके से डिफाइन किया कि उसने 1,1, 2,2, 3,3, 1,2 और मान लो उसने 2,3 ले लिया, ठीक है। और अगर कोई बोलता है कि ये बताओ कि ये ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, तो हम क्या बताएंगे, हम कुछ नहीं बताएंगे, पहले बताएंगे कि बताओ इसमें सेट क्या है, ठीक है। तो यहां पे इसने सेट ये दे दिया, ठीक है। अब सेट ये दे दिया तो पहले अगर मैं इसका रिफ्लेक्सिव चेक करता हूं, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या करना होगा, रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या करना होगा, इसी तीनों एलिमेंट का 3 पेयर आपके पास सेम एलिमेंट के साथ मौजूद होना चाहिए, है ना। तो कौन कौन सा होना चाहिए यहां पे, 1,1, 2,2, 3,3 तीनों दिख रहा है ना। तो इसको डिटेल में मैं सॉल्व करके नहीं बता रहा हूं, तो ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। दूसरा मैं आता हूं सिमेट्रिक पे, ठीक है। तो सिमेट्रिक के लिए मैं क्या चेक करूंगा, सिमेट्रिक के लिए हम पहले एक चेक करेंगे कि ए कॉमा बी टाइप का कोई एलिमेंट इसमें है या नहीं है, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमें यहां पे दिख रहा है कि ए कॉमा बी टाइप का यहां पे एक एलिमेंट है, ठीक है। तो 1,2 बिलोंग टू आर। तो हमें अब चेक क्या करना है कि क्या 2,1 इसी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है कि नहीं। और देखो यहां पे 2,1 आगे किसी रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, हमें अब और आगे किसी एलिमेंट को चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर पहले वाले में ही अगर आपको फॉल्स मिल जाए तो वो सबके लिए क्या हो जाएगा, फॉल्स ही हो जाएगा, ठीक ना। तो ये सेकंड वाला पार्ट हो गया हमारा सिमेट्रिक वाला। और थर्ड आते हैं ट्रांजिटिव पे, ठीक है। तो ट्रांजिटिव के लिए अभी जस्ट हमने बोला कि आपके पास ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी टाइप का एलिमेंट होना चाहिए। तो पहले चेक करो कि क्या ए कॉमा बी और बी कॉमा सी टाइप का है कि नहीं। तो यहां पे देखो 1,2 टाइप का है, और जहां पे फर्स्ट एलिमेंट खत्म हो रहा है वहीं से दूसरा स्टार्ट भी हो रहा है ना।
तो देखो 1,2 एंड 2,3 आर को बिलोंग कर रहा है कि नहीं। 1,2 एंड 2,3 जो है वो आर को बिलोंग कर रहा है। तो अब हमें क्या चेक करने की जरूरत है, हमें चेक करने की जरूरत है कि क्या 1,3 भी इसको बिलोंग कर रहा है कि नहीं, है ना। ये कॉमन वाला पार्ट हटा दो, बाकी जो बच जाएगा उसके लिए आपको चेक करना है। तो 1,3 क्या इसको बिलोंग कर रहा है, इसको बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। क्लियर है, डेफिनेशन क्लियर हो गया सबको, है ना। तो मैंने किस तरीके से डिफाइन किया फंक्शंस को आपको समझ में आ रहा है। तो ये बस एक बेसिक सा एग्जांपल है, अगर रोस्टर फॉर्मेट में दिया है तो वो आपके लिए भी काफी इजी रहेगा, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अगर यही चीज हमारे पास रोस्टर फॉर्मेट में दिया होता, ठीक है, ए कॉमा बी फॉर्मेट का, तो आपको करना क्या होगा, ये फॉर्मेट में दिया तो मैं इसको पहले ए आर बी फॉर्मेट में लिखूंगा। ये कहां से मैं लिखूंगा, ये चीज हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में रिलेशन में दिया होगा। ठीक है, तो ये तो हमें ट्रू मानना ही है क्योंकि इसने रिलेशन में वैसा डिफाइन किया है। यहां पे हमें एक और एलिमेंट बी आर सी डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, और बी आर सी हम डिफाइन करेंगे तो जहां पे ए है उसके जगह पे बी पुट करो, जहां पे बी है उसके जगह पे सी पुट करो, और यहां पे उसको फिर से लिख दो। ठीक है, इस दोनों कंडीशन को हमें क्या एज्यूम करना है, ट्रू एज्यूम करना है। ठीक है, अगर मान लो कि अगर आपको कोई एलिमेंट ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है कि वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना, क्योंकि वो इन जनरल फॉर्मेट में होगा, तो जनरल फॉर्मेट में होगा तो हम इस तरीके से एलिमेंट को चूज करेंगे कि ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो नेटवर्क का प्रॉब्लम था। तो देखो मैं फिर से इस वाले पार्ट को रिवाइज कर देता हूं। इस वाले पार्ट में देखो कि मैंने यहां पे आपको ये बोला कि अगर आपके पास सेट बिल्डर फॉर्मेट में ऐसा कुछ दिया हो तो पहले आप क्या करो, ए आर बी लिखो, फिर बी आर सी लिखो। ठीक है, और आप चेक करो कि ए आर सी इसको रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, इस दोनों को हम बाय डिफॉल्ट क्या मानेंगे, ट्रू एज्यूम करेंगे अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं। एक एग्जांपल मैं सेट बिल्डर फॉर्मेट के टाइप का ही लेके आपको बताता हूं। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको और डिटेल में थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि उसमें कैसे ये चीजें कैलकुलेट होती है। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन आप भी कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, तो मैं यहां पे एक रिलेशन ले रहा हूं इस टाइप का कि मान लो कि हमारा एक जो रिलेशन आर है वो यहां पे डिफाइन है। एक एग्जांपल लिख लो, जो हमारा सेट ए है, आर इज डिफाइंड इन सेट जेड। ठीक है, और यहां पे आर हमने डिफाइन किया ए कॉमा बी फॉर्मेट का है, सच दैट टू डिवाइड्स ए माइनस बी। ठीक है, टू डिवाइड्स ए माइनस बी। हमें इसको प्रूफ करके बताना है कि ये तीनों में से क्या है और इक्विवेलेंस है या नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको इक्विवेलेंस चेक करने के लिए बोलता है और तीनों में से कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो इक्विवेलेंस तो नहीं रहेगा, है ना। लेकिन हमें एक्चुअली में तीनों कंडीशन चेक करके बताना है। क्वेश्चन में ये है कि आप बताओ इसको चेक करके कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं, है ना, सिमेट्रिक है या नहीं, और ट्रांजिटिव है या नहीं। ठीक है, तो आप ये तीनों चीजें चेक करके बताना है हमें कि होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो देखो मैंने आपको स्टार्टिंग ये बताया था कि सबसे पहले हमें क्या करना है कि ए आर बी लिखें, क्योंकि यहां पे देखो सारे एलिमेंट को लिखना क्या है, पॉसिबल नहीं दिख रहा होगा आपको, है ना। क्या हम देख सकते हैं क्या कि सारा एलिमेंट क्या हम यहां पे लिख पाएंगे, सारा एलिमेंट लिखना पॉसिबल नहीं है। तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्मेट में ही क्या करेंगे, इसको सेट बिल्डर फॉर्मेट में ही इसको हम क्या करेंगे, डिनोट करेंगे, है ना। तो देखो मैं सबसे पहले तो यहां पे क्या लिखूंगा, ए आर बी लिखूंगा। ठीक है, और ए आर बी मेरा यहां पे कैसे डिफाइन है, टू डिवाइड्स ए माइनस बी। क्लियर है, तो ये मैंने जो आपको स्टार्टिंग में अभी तक मैंने जितने में भी ए आर बी लिखा है सब जगह मेरा कहने का मतलब यही था। ठीक है, तो ए आर बी जैसे डिफाइन किया हुआ है आप सेम तरीके से डिफाइन करके यहां पे लिख दो। अब हम आते हैं फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है कि फर्स्ट पार्ट है हमारा रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो हमें रिफ्लेक्सिव चेक करना है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, याद होगा आपको कि सबसे पहले हमें क्या लिखना है, ए आर बी लिखना है। तो आप ए आर बी लिख लो,
2 डिवाइड्स, देखो मैं डिटेल में लिख के बता रहा हूं ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो आगे, हर एक केस में यही चीज करना है, लेकिन आगे मैं बार बार ये चीज नहीं लिखूंगा, तो इसलिए मैं अभी करके दिखा दे रहा हूं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चेक करना होगा, याद होगा आपको A, A टाइप का था, ठीक है। और अगर उसमें आप सेट बिल्डर वाले फॉर्मेट में जाओ तो वहां पे देखो हमें क्या रिप्लेस करना है, B को भी A से ही रिप्लेस करना है ना। तो इस वाले डेफिनेशन में आप B को A से रिप्लेस कर दो, तो ये क्या आ गया, B डिवाइड्स A माइनस A, और A माइनस A कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। अब देखो ये देख के बताओ कि क्या ये स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट को ट्रू कर रहा है या फॉल्स कर रहा है ना। तो क्या 2 0 को डिवाइड करता है या नहीं करता है, करता है ना। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। किसके लिए ट्रू है, फॉर ऑल A ट्रू है। ये याद होगा आपको, ये किसके लिए ट्रू है, फॉर ऑल A ट्रू है, क्योंकि ये A से तो इंडिपेंडेंट हो चुका है। A की वैल्यू आप कुछ भी रखोगे, ये चीज ऑलवेज क्या होगा, ट्रू होगा। इसका मतलब ये चीज क्या है, रिफ्लेक्सिव है। कैसे चेक किया मैंने, समझ में आ गया आपको। इसी में अगर मैं सेकेंड पार्ट में आता हूं, सिमेट्रिक में, है ना, इसी में आता हूं मैं सेकेंड पार्ट में, सिमेट्रिक में। तो सिमेट्रिक के लिए भी मैं क्या करूंगा, पहले तो मैं A R B लिख लेंगे। तो ये कैसे डिफाइन किया हुआ है, 2 डिवाइड्स A माइनस B, है ना। तो 2 किसको डिवाइड किया हुआ है, A माइनस B को इसने डिवाइड किया है। अब मुझे क्या करना है ना, अब मुझे क्या करना है, सिमेट्रिक के लिए B रिलेशन A डिफाइन करना है। तो पहले मैं B रिलेशन A डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है। और यहां पे देखो, जहां पे B है वहां पे आप A से रिप्लेस कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, B माइनस A, ठीक है। और अब मुझे ये बताओ कि अगर क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है, ठीक है। फॉर ऑल A, B बिलोंग टू A, बताओ ये स्टेटमेंट ट्रू होगा या नहीं होगा। ये स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। कैसे ट्रू होगा, देखो 2 डिवाइड्स माइनस टाइम्स A माइनस B, क्योंकि ये स्टेटमेंट क्या है, मेरा ट्रू है, इफ कंडीशन है, याद है आपको, है ना। तो इस स्टेटमेंट को मैं ट्रू मान के चल रहा हूं, तो ये स्टेटमेंट मेरा ट्रू है, इसलिए A माइनस B तो डिवाइड होगा ही, माइनस से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, है ना। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, आपका ट्रू हो रहा है। कैसे पता चल रहा है हमें, ऊपर वाले स्टेटमेंट से पता चल रहा है। इसका मतलब ये क्या है आपका, ये क्या है आपका, सिमेट्रिक भी है ना। ये क्या है आपका, सिमेट्रिक भी है, ठीक है। अब हम थर्ड वाले पार्ट में आते हैं, ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे ट्रांजिटिव के लिए चेक करना होगा तो मैं क्या चेक करूंगा, तो फिर से पहले तो मुझे A रिलेटेड टू B लिखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये हमारा डेफिनेशन है। लेकिन मुझे एक और एलिमेंट चूज करना पड़ेगा, है ना। याद होगा आपको कि हमें ABC 3 एलिमेंट लेना पड़ता है। तो A से B में तो रिलेशन हमें गिवन था, ठीक ना। अब मैं दूसरा एलिमेंट B और C ले रहा हूं, B रिलेटेड टू C, और देखो मैं इसको कैसे डिफाइन कर रहा हूं, जैसे ये डिफाइन हुआ है, बस A की जगह पे B और B की जगह पे C रिप्लेस करना है हमें, ठीक है। तो A की जगह पे B और B की जगह पे C रिप्लेस कर दिया, ठीक है। और हमें इसको क्या करना है, इस स्टेटमेंट को हमें क्या एज्यूम करना है, ट्रू एज्यूम करना है, ठीक है। क्योंकि यहां पे हम सारे एलिमेंट्स को लिख के शो नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये स्टेटमेंट को हमें ट्रू एज्यूम कर लिया, ठीक है। अब हमें एक्चुअली में प्रूफ क्या करके बताना है, हमें देखना है कि क्या A R C भी ट्रू है या नहीं है ना। तो A R C मैं यहां पे लिख रहा हूं, आप देख के बताओ कि क्या ये सही है कि नहीं। तो A R C मैं कैसे लिखूंगा, A R C लिखने के लिए क्या करना होगा, A R C, देखो A की जगह पे A और B की जगह पे C पुट कर दो, तो 2 डिवाइड्स A माइनस C, है ना। अब हमें ये चेक करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है, तो देखो चेक करने के लिए हमें ऊपर वाले 2 कंडीशन को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो ऊपर वाले कंडीशन को मैं यूज करता हूं, 2 डिवाइड्स, अगर ये स्टेटमेंट, देखो A माइनस C को मैं क्या लिख सकता हूं, A माइनस B प्लस B माइनस C। मैंने क्या किया, ऊपर नीचे A माइनस B प्लस माइनस B को क्या किया, ऐड कर दिया, है ना। और इस तरीके से आप समझ सकते हो कि ये जो पहला वाला पार्ट था और ये दूसरा वाला पार्ट था, दोनों को मैंने यहां पे क्या कर दिया, ऐड कर दिया, है ना। तो अगर आप दोनों को ऐड करोगे तो देखो इस A माइनस C को मैं ये भी लिख सकता हूं, और इस वाले पार्ट में ये वाला पार्ट क्या है, ये 2 डिवाइड्स इसको करता है, और ये 2 जो है इसको भी डिवाइड्स करता है,
है कि नहीं। इसका मतलब ये क्वांटिटी भी क्या है, 2 से डिविजिबल है ना। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी ट्रू है और ये स्टेटमेंट भी ट्रांजिटिव है। क्लियर है। तो कैसे मैंने स्टेटमेंट को, है ना, जब भी आपको ये थर्ड वाला कंडीशन प्रूफ करना होगा तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको इस थर्ड वाले कंडीशन को ट्रू प्रूफ करने के लिए ऊपर वाला 2 कंडीशन आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप जनरल केसेस में सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो यहां से अब देखो, क्योंकि जो हमारा रिलेशन आर है, आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तीनों है, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर है सबको। आर इज क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, है ना। तो आप इस तरीके से इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन कर सकते हो, है ना। इसका मतलब जो मैंने आर लिखा था, ठीक है, देखो यहां पे, इसमें जो यहां पे मैंने आर लिखा था, आर मेरा क्या था, आर मेरा यहां पे डिफाइन किया हुआ था a, b सच दैट 2 डिवाइड्स a माइनस b, है ना। तो ये हमारा क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, अगर आपके पास एक बार ये पता चल जाए कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो इसी में एक और चीज डिफाइन होता है जिसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास। ठीक है, तो देखो इक्विवेलेंस क्लास का क्या मतलब होता है, नेक्स्ट पार्ट हम आते हैं, इसी का एक छोटा सा पार्ट है, वो भी देख लो, इक्विवेलेंस क्लास। तो इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, इक्विवेलेंस क्लास में हम क्या करते हैं कि जैसे मान लो कि मुझे ये देखना है कि जो सेट ए है, ठीक है, ए की जगह पे मान लो मैं 0 पुट कर देता हूं। ठीक है, ए की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया, ए इक्वल टू 0 पुट कर दिया, और मैं चेक कर रहा हूं कि ए इक्वल टू 0 के लिए आपके पास रिलेशन में कौन कौन सा एलिमेंट आ रहा है। ठीक है, तो आप अगर ध्यान दोगे कि अगर मैंने ए की वैल्यू 0 पुट कर दी, तो बी की वैल्यू आप क्या क्या पुट करोगे कि आपको 2 से डिविजिबल ये कंप्लीट क्वांटिटी मिलता जाए, है ना। तो ए ऑलरेडी 0 है, बी की वैल्यू मुझे क्या पुट करनी पड़ेगी, देखो 0 और प्लस माइनस 1, है ना। देखो सॉरी, प्लस माइनस 1 पुट नहीं कर पाएंगे, प्लस माइनस 2 पुट कर पाएंगे, 0 प्लस माइनस 4, 0 प्लस माइनस 6, दिख रहा है आपको, है ना। इस टाइप से आप बहुत सारे एलिमेंट्स आप बना सकते हो, किससे रिलेटेड, 0 से रिलेटेड। सिर्फ किससे रिलेटेड है, 0 से रिलेटेड है। ठीक है, तो मैं 0 से रिलेटेड सारे एलिमेंट्स को मैंने किया। अब देखो 0 से जो रिलेटेड है, तो यहां पे b एलिमेंट आपका क्या क्या हो सकता है, अगर आप सिर्फ b को लिखना चाहो तो b एलिमेंट आपका क्या क्या हो सकता है, देखो b प्लस माइनस 2 हो सकता है, प्लस माइनस 4 हो सकता है, प्लस माइनस 6 हो सकता है ना, 0 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और इस टाइप से आपका चला जाएगा। इस सेट को देखो, ये एक्चुअली में सेट कौन सा सेट है, ये एक्चुअली में कौन सा सेट है, ये आपका इवन नंबर का सेट है ना। तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिख लूं, प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6, और इस टाइप से मैंने ये एक सेट बनाया। ठीक है, ये सेट कौन सा सेट है, ये सेट वो सेट है जब हमने पहले एलिमेंट को क्या लिया था, 0 लिया था, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपका सेकेंड एलिमेंट है वो किस सेट को बिलोंग करेगा, बी बिलोंग टू सेट ई। इस सेट का आप कोई सा भी एलिमेंट चूज कर लो, अगर आप उसको 0 के साथ कंपेयर, एक ग्रुप बना के एक ऑर्डर्ड पेयर बनाओगे, तो वो हमेशा गिवन रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। क्लियर है कि नहीं। अब मान लो कि मैं ए की जगह पे, 0 की जगह पे मान लो मैं 1 ले लेता हूं। ठीक है, तो ए की वैल्यू अगर मैं 1 ले लूं, तो रिलेशन देखो आपका क्या बन सकता है, अब रिलेशन आपका क्या बन जाएगा, पहला एलिमेंट तो हमारा 1 हो गया, है ना। तो पहला एलिमेंट अगर आपका 1 हो गया, तो दूसरा एलिमेंट आप क्या चूज कर पाओगे, देखो आप ध्यान से, तो दूसरा एलिमेंट आप ऑड नंबर में कुछ भी चूज कर सकते हो। देख के बताओ सही है क्या, आप ऑड नंबर में कुछ भी पुट कर सकते हो। ठीक है, यानी जो आपका सेकेंड एलिमेंट है, सेकेंड एलिमेंट ये वाला जो बी वाला पार्ट था, बी वाले पार्ट में आप एक दूसरा सेट में बना रहा हूं ऑड नंबर का, और ऑड नंबर में क्या है हमारे पास, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 7, इस टाइप से। ठीक है, और ये जो बी है वो मेरा किसको बिलोंग करेगा, इस सेट ऑड को बिलोंग करेगा। ठीक है, ये ऑड नंबर है इसलिए मैंने इसको ओ लिखा है। अब देखो, तो अब आपको ये चीज समझ में आ रहा है, ये जो सेट है ये मैंने कहां से बनाया, जब ए की वैल्यू 1 थी उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप बी कोई सा भी इस सेट से आप चूज करो,
हमेशा आपको क्या मिलेगा, हमेशा आपको क्या मिलेगा, आपको ऑड नंबर का ही मिलेगा। इस वाले ऑड नंबर में से कोई सा भी एलिमेंट आप चूज कर लो, आपका क्या होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हो कि इस वाले जो मैंने पहला एलिमेंट 0 लिया था, है ना, पहला एलिमेंट मैंने क्या लिया था, 0 लिया था। आप इस सेट का कोई सा भी 2 एलिमेंट चूज कर लो। ठीक है, कोई सा भी 2 एलिमेंट को अगर आप रिलेशन में पुट करोगे तो देखो वो उसको सेटिस्फाई करेगा, है ना। इस वाले का आप कोई सा भी 2 एलिमेंट चूज करके इसमें पुट करो, देखो ये इसको भी सेटिस्फाई करेगा। लेकिन एक एलिमेंट इसका और एक एलिमेंट इसका आप कभी भी पुट करोगे उस रिलेशन में, वो उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो ये एक्चुअली में हुआ क्या कि जब आपने एक रिलेशन हमें दिया हुआ था और उसमें हमने एक क्वांटिटी पुट की 0, ठीक है, तो हमें ये पता है हमने 0 और 1 ही क्यों पुट किया, कुछ भी पुट कर सकते थे, कुछ भी पुट कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 3 भी पुट कर सकते हो, 5 भी पुट कर सकते हो। लेकिन क्योंकि यहां पे डिवीजन है तो देखो स्पेसिफिकली मैंने एक टाइप का एलिमेंट चूज किया, कौन सा, 0 और 1। 0 और 1 चूज करने का मेन पर्पस ये है कि जब आप 2 से डिवाइड करते हो किसी भी नंबर को तो आपको क्या मिलता है रिमाइंडर, या तो 0 मिलता है या 1 मिलता है। तो हम ये देखना चाह रहे थे कि 0 और 1 से रिलेटेड कौन कौन सा नंबर है। ठीक है, तो यहां पे जो आपके पास 0 से रिलेटेड एलिमेंट आ रहा है ना, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लास, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लास कंटेनिंग दी एलिमेंट 0, क्लास कंटेनिंग दी एलिमेंट 0। ठीक है, और इसी चीज को कैसे लिखा जाता है, इस टाइप से 0 को हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में लिखते हैं। ठीक है ना, स्क्वायर ब्रैकेट के अंडर में लिखते हैं, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंडर में लिखेंगे तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, इस सेट के इक्वल होगी, है ना। तो ये किसके इक्वल है, ई के इक्वल है। और अगर आप एलिमेंट्स के फॉर्मेट में लिखना चाहो तो क्या होगा आपका, इस टाइप से आपका एलिमेंट्स फॉर्म होगा, है ना। तो ये क्या कहलाता है, यही हमारा क्या कहलाता है, इक्विवेलेंस क्लास, है ना। यही जो 0 क्या, ये जो 0 स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हो यही क्या कहलाता है, इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 0। ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 0। वैसे ही आप स्क्वायर ब्रैकेट में 1 भी डाल सकते हो। ठीक है, और 1 में देखो कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, +-1 +-3 +-5, और इस टाइप से एलिमेंट आपका शो होगा। ठीक है, और इसको हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1। ठीक है, तो कभी भी किसी एलिमेंट में, है ना, किसी एलिमेंट में इस टाइप से स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहता है ना, तो ये एक्चुअली में क्या डिनोट करता है, ये इक्विवेलेंस क्लास को डिनोट करता है। ठीक है, और इक्विवेलेंस क्लास हम किसी भी कैसे निकालते हैं, है ना, इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग, यहां पे एक जनरल वैल्यू हमने ए ले लिया। ठीक है, तो आपका अगर रिलेशन हमें इस तरीके से डिफाइन है a, b, है ना, और यहां पे a और b में कोई रिलेशन दिया हुआ है, तो अगर आपको a से a का इक्विवेलेंस क्लास निकालना है तो इस वाले रिलेशन में a की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, जैसे 0 का निकालना था तो मैंने 0 पुट कर दिया, 1 का निकालना था तो मैंने 1 पुट कर दिया। ठीक है, और इस एलिमेंट से रिलेटेड जितने भी एलिमेंट हैं उन सब का कलेक्शन क्या कहलाएगा आपको, एलिमेंट और इक्विवेलेंस क्लास, है ना। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, है ना, कलेक्शन ऑफ all the elements which is related to element A। ठीक है, तो अगर आप उस एलिमेंट से रिलेटेड जितने भी एलिमेंट्स आप बना पाओगे वो सब उसका क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंस क्लास कहलाएगा। ठीक ना, तो ये बस डेफिनेशन है, बाकी आप चीजें आप देख सकते हो कि कैसे टर्म्स निकल रहा है और कैसे ये चीजें आपका डिफाइन हो रहा है। ठीक ना, यहां पे अगर आप ध्यान दोगे तो इस इक्विवेलेंस क्लास
अगर आप किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास कैलकुलेट करने का ट्राई करते हो, ठीक है, पर्टिकुलरली ये चीज आपको ग्रेजुएशन में जब जाओगे तो वहां पे आपको ये चीजें फिर से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो वहां पे थोड़ा सा इस चीज को ध्यान देना है ना, कि इक्विवेलेंस क्लास की जब हम बात करते हैं तो इक्विवेलेंस क्लास से आपके पास सेट्स बनता है ना। इक्विवेलेंस क्लास जो होता है वो क्या होता है, सेट्स होता है। तो अगर आप दो इक्विवेलेंस क्लास फॉर्म करते हो, ठीक है, और अगर ये दोनों एक दूसरे का एलिमेंट नहीं है, ठीक है, जैसे आप देखो, अगर आप इस वाले में जो हमने इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो बनाया था, इक्विवेलेंस क्लास जीरो में क्या आया था हमारे पास, यहां पे देखो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो में हमारे पास 2 4 ये सारे टर्म्स आए थे, है ना। अगर आप इक्विवेलेंट क्लास ऑफ 2 बनाते हो तो फिर से आपका सेम एलिमेंट आएगा, आप चेक कर लेना। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 बनाओगे तो फिर से सेम एलिमेंट आएगा, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 4 बनाओगे तो फिर से सेम सेट आएगा, है कि नहीं। तो इस सेट का कोई भी एलिमेंट चूज करके आप उसका इक्विवेलेंस क्लास बनाओगे तो ऑब्वियसली उसी को सेटिस्फाई करेगा ही, है ना। तो यहां पे मैं ले रहा हूं कि अगर ये दोनों डिफरेंट है, ठीक है, ये दोनों ए और बी सेम क्लास को बिलोंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इफ ए एंड बी आर नॉट फ्रॉम सेम इक्विवेलेंस क्लास, ठीक है, अगर ये दोनों अलग अलग इक्विवेलेंस क्लास का पार्ट है, सेम इक्विवेलेंस क्लास, देन दोनों के सेट का अगर आप इंटरसेक्शन लोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको ये समझ में आ रहा है। अगर आप दोनों के सेट का, दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग जो सेट बन रहा होगा, है ना, उस सेट का अगर आप उस सेट का अगर आप इंटरसेक्शन लोगे तो आपको क्या मिलेगा, हमेशा इंटरसेक्शन हमेशा क्या मिलेगा, आपको 5 मिलेगा, है कि नहीं, आ रही बात समझ में। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और यहां पे अगर आपने प्रोबेबिलिटी आपने किया था उस टाइम पे, याद होगा, है ना, तो इक्विवेलेंस क्लास वहां पे उसी टाइप से बन रहा है जैसा हमने वहां पे क्या बनाया था, जैसा हमने वहां पे जो अपने सैंपल स्पेस को हमने डिवाइड किया था, याद होगा आपको, है ना। सैंपल स्पेस को हमने डिवाइड किया था तो वहां पे कोई भी एक दूसरे का यूनियन नहीं होता है, कोई भी एक दूसरे का इंटरसेक्शन नहीं होता है। यहां पे भी आप चेक करोगे तो अगर आपका दो डिफरेंट इक्विवेलेंस क्लास है ना, अगर कोई दो डिफरेंट इक्विवेलेंस क्लास है तो उन दोनों का इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, और उन दोनों का यूनियन जो होगा वो भी क्या होगा, एक आपको फिर से यूनिवर्सल सेट या जो गिवन इनिशियल सेट था वही सेट आपको फिर से मिल जाएगा, ठीक है। तो इन सब के बारे में डिटेल में आप आगे चल के पढ़ोगे, इसलिए मैं उस पर डिटेल में नहीं जा रहा हूं, ठीक है। तो अगर ये दोनों अलग है तो ये दोनों चीज तो कभी इक्वल नहीं होगी, क्लियर है। तो अगर दोनों अलग अलग है तो खैर ये चीज उतना अभी जानने का जरूरत है नहीं, है ना। तो अगर इक्वल नहीं है तो बस आपको ये समझना है कि अभी आपको इक्विवेलेंस क्लास जो है वो लिखना आना चाहिए थोड़ा सा, कि ताकि आप अच्छे तरीके से उस चीज को लिख सको, ठीक है। बुक्स में आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ठीक है। आप उन एग्जाम्पल्स को ट्राई करना और देखना कि वो सब एग्जाम्पल्स कैसे सॉल्व हो रहा है और क्या कर रहे हैं, ठीक है। टोटल एक्सरसाइज 1.1 में 16 क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक ट्राई करना है, ठीक है। तो आप लोग होमवर्क के लिए क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 8 आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन सॉल्व करो तो आपको बेसिक आइडिया मिलेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इस चीज को और समझेंगे कि इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या क्या चीजें चेक करते हैं और कैसे चेक करते हैं, है ना। तो वहां पे डिफरेंट टाइप्स की चीजों को डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम लोग फिर फंक्शन पे मूव कर जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर आगे मिलते हैं, तब तक के लिए आप इस चीज को कंप्लीट करो, एक्सरसाइज कंप्लीट करो, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। ओके, चलो बाय।